अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस टेम इंस्टीट्यूट। आज जो हमारी वीडियो है वो है सर्कुलर मोशंस के पास्ट पेपर के ऊपर। तो पहला पहला क्वेश्चन मैंने लिया है हमारे पास 9702 पेपर 42 अक्टूबर नवंबर 2014 से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है अ लार्ज बाउल इज मेड फ्रॉम द होलो स्फेयर, अ स्मॉल spherical ball is placed inside the bowl and is given a horizontal speed. ठीक है, the ball is follow horizontal circular path of constant radius as shown in figure 2.1 और वो constant radius 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, the forces acting on the ball are its weight and normal contact force, normal reaction force of the ball on the ball। ठीक है, अब आपको ये समझ आ रही है कि ये क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसके ऊपर। एक तो उसका वेट है, उसने बता दिया है, और एक है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो कि ऑलवेज क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है। ठीक है, एट दैट पॉइंट द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर इज एट एन एंगल थीटा टू दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बाय रिजॉल्विंग द रिएक्शन फोर्स आर इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसने ये बता दिया कि भाई इसमें रिजॉल्व किसमें करना है। ठीक है, अब मतलब क्या है, ये उसने आर दे दिया है, हमने इसको टू क्या होता है हमारे पास हमारे पास ये क्या है, ये अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो हमारे पास ये किस तरह से, या यूं हो कर दो यूं, हाँ यूं भी कर सकते हैं, या यूं कर देते हैं यूं, फिर यूं, और एक यूं। ठीक है, अब ये हमारे पास थीटा है, ये आर है, ये क्या होगा हमारे पास आर साइन थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा आर कॉस थीटा। उसने यही कहा है कि बाय रिजॉल्विंग इट इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, यही बात कही थी उसने। शो दैट रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन द बॉल इज गिवन बाय एक्सप्रेशन दिस। अच्छा, अब हमने ये शो करवाना है, अब मतलब ये टेन की थीटा में आ रहा है। मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़वाई थी जो कि P1 में है, लेकिन आप भी याद कर लें, अगर कोई साइंसिस के बच्चे हैं, बायोलॉजी के बच्चे हैं, मैथ में अगर उन्होंने नहीं किया तो आप ये याद कर लें कि साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये आपने याद करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब हम इसी को देख के हम करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा दे रहा है। हमारे पास आर साइन थीटा हमें दे रहा है इक्वल टू वो सॉरी वेट, वेट हमें देगा। ठीक है, अगर अप इज इक्वल टू डाउन करेंगे, और अगर लेफ्ट ये हमारे पास अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में हमें क्या देगा, एफ हमें देगा हमारे पास आर कॉस थीटा। ठीक है, एफ हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, या भी नहीं रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हैं इसको, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। अब हमारे पास, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, हम क्या करते हैं, आर साइन थीटा को इज इक्वल टू डब्ल्यू को डिवाइड करवाते हैं आर कॉस थीटा से, और इसको डिवाइड करवाते हैं एफ। तो ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा किस चीज़ के इक्वल है, मैंने अभी आपको बताया है, टेन थीटा के इक्वल है, इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर एफ आ गया हमारे पास। ये मैंने अपने ये कहा था टॉपिक में भी करवाई है कि अगर ये हमारे पास ऐसी आती है, और हमारे पास डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया फर्दर, एफ टेन थीटा, और यही हमने शो करवाना था और ये शो हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर्स एफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉल इन द फॉर द मोशन ऑफ द बॉल इन द बाउल। ठीक है, अब आपसे रिजल्ट ये फोर्स एफ कौन सी रिजल्टेंट फोर्स है, मैंने आपको बताई है कि यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो हम मैं ये बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल ही सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है। ठीक है, अगर हम किसी भी इसका रिजल्टेंट फोर्स बनाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको, अगर मैं ये रिजल्टेंट फोर्स बना रहा हूँ, ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास वेट है। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स हमारी क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, टुवार्ड द सेंटर होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी टुवार्ड द सेंटर होती है। ठीक है, अब हमें वो कह रहा है द बॉल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर फॉर दिस रेडियस द एंगल थीटा इज 28 डिग्री। ठीक है, एंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। अब आप एक बात बताएं कि हमारे पास उसने क्या दिया हुआ है, पीछे हमने निकाला है W इज इक्वल टू एफ टेन थीटा। ये यूनिवर्सल तरीका है, आपने हमेशा यही करना है।
डब्ल्यू किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास, डब्ल्यू किस चीज़ के इक्वल होता है, एम जी के होता इक्वल होता है एम जी। और हमारे पास ये एफ सी है, एफ सी किस चीज़ के इक्वल हम कर सकते हैं, एम वी स्क्वायर ओवर आर के भी कर सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर के भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एम वी स्क्वायर ओवर आर कर लेता हूँ क्योंकि उसने हमें स्पीड ऑफ द बॉल पूछी है। 10 10 28 10 अभी थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले क्या कर लेते हैं, m को m के साथ कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि हमें m नहीं पता, ठीक है। m कैंसिल भी हो जाएगा, पता भी नहीं है। और हमारे पास g क्या है, हमारे पास g 9.81 है, हर किसी को पता है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, अगर हम v को सब्जेक्ट को फार्मूला बनाए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर ओवर टेन थीटा है, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसको भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू फर्दर g हमारे पास क्या है 9.81, r हमारे पास क्या है 14 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2, टेन थीटा हमारे पास क्या है 1028। मैं इसकी कैलकुलेट करके लिखता हूँ वैल्यू। तो ये मेरे पास आ रहा था हमारे पास फर्दर इक्वल टू हमारे पास 1.601 आ रहा था, तो मैंने इसको 1.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। नाउ मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास आ रहा है, अच्छा ये जो है ना, हमारे पास ये सेक्शन ए को भूल जाइए क्योंकि प्रीवियस पावर पेपर में ऐसे होता था कि सेक्शन ए में हमारे पास चॉइस नहीं हो रही थी, ये इसको आप भूल जाएं, ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है। डिफाइन रेडियन, रेडियन को अब आपने डिफाइन करना है, एंगल सबटेंडेड, आपको मैंने बताया था ये रेडियन की ही पूछता है, एंगल सबटेंडेड at center at center of circle at center of a circle by an arc length when it is यानी कि when arc length is equal to its radius, ठीक है, टू रेडियस। अब वो कह रहा है कि a small mass is attached to a string, the mass is rotating about a fixed point p at constant speed as shown in figure 1.1, ठीक है। explain what is meant by the angular speed about point p of the mass, ठीक है। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड पूछ रहा है अबाउट पॉइंट पी ऑफ द मास। तो आपने ये क्या पढ़ा था, हमने ये इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एंगल swept out by an arc per unit time by the string ये अब इसकी हमने उसने क्या क्या वो अबाउट पॉइंट पी ऑफ द मास के बारे में बताएं, तो मेरी ये बाद में लिखना है, बाय द स्ट्रिंग अबाउट पॉइंट पी ऑफ द मास, अबाउट पॉइंट पी ऑफ द मास, ठीक है। डेफिनेशन यूनिवर्सल है, बस आपने अगर उसने ये पूछा है कि अबाउट पॉइंट पी के निकालो, तो आपने वो वाली चीज़ें ऐड कर देनी है, उसके टर्म में बतानी है, ठीक है, कि भाई इसने ऐसा घूमा है तो हमारे पास ऐसे आंसर आया है, ठीक है। नाउ अब वो क्या कह रहा है, a horizontal flat plate is free to rotate about a vertical axis through its center as shown in figure 1.2, ठीक है। a small mass m is placed on the plate, a distance d from the axis of rotation, ये हमारे पास distance d है और mass m पे रखा हुआ है हमारे पास। the speed of rotation is gradually increased from zero until the mass is seen to slide off the plate, यानी कि जब वो घुमाएगा, उसे इस तरह से घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, जब तक ये मास गिर नहीं जाता, तो आपके पास ये तब तक हमारा ये स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज करता रहेगा। द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द प्लेट एंड द मास इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस, ये उसकी क्या होता है, हमें दिया हुआ एक्सप्रेशन वेयर डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द मास एम, द डिस्टेंस डी इज 35 सेंटीमीटर एंड डिटरमिन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम पर मिनट, अच्छा पर मिनट फॉर द मास m टू रिमेन ऑन द प्लेट p, यानी कि वो कह रहा है कि हम कितने चक्कर लगाएंगे, कितनी दफा उसको घुमाएंगे जब तक मास m उसके ऊपर पड़ा रहेगा, ठीक है, हम कितने लगाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल होगी आप बताएं, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होगी रिजल्टेंट फोर्स की, ठीक है। ये हमारे पास सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होगी रिजल्टेंट फोर्स की और रिजल्टेंट फोर्स इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये बात आपने लिखनी है। अच्छा, ये इसमें जगह थोड़ी हो गई, इसको पहले मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ये सारा पूरा चला गया, चलो छोड़ो। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एफ सी। अब हमने क्या करना है, एफ सी हमारे पास इक्वल टू आ गया, एफ सी इज इक्वल टू 0.72 डब्ल्यू वेट। ठीक है, अब एफ सी हमारे पास क्या लेंगे हमने क्योंकि लगाना है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी में हमारे पास एन आएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आएंगे, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, एम आर ओमेगा स्क्वायर रादर देन एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो इधर हम लगाएंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.72 एम जी। तो इसका मास के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ओमेगा पहले मैं निकाल लेता हूँ, 0.72 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय, हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ था 35 सेंटीमीटर, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² का होल स्क्वायर रूट। मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है 4.49। ठीक है, मतलब 4.5 के इक्वल पुट कर सकता हूँ। अभी इसको 4.5 के इक्वल पुट नहीं करता क्योंकि अभी आंसर नहीं आया। ठीक है, जब तक आंसर नहीं आता तब तक आप इसको उसने ही क्या होता है डेसिमल प्लेसेस के साथ मल्टीप्लाई किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, अभी राउंड ऑफ नहीं करते। अच्छा, अब हमारे पास ओमेगा किस चीज़ के इक्वल है, 2 पाई ओवर एफ के इक्वल है, 2 पाई ओवर एफ नहीं, 2 पाई के इक्वल है। ठीक है, 2 पाई एन ओवर टी। अच्छा, हम इधर एन क्यों लिख रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या फार्मूला में पढ़ा था कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, हमने पढ़ा था फॉर वन कंप्लीट रोटेशन या रेवोल्यूशन, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, उसने करना रोटेट है, एक ही टाइम पे उसने कितने लगेगा, 2 पाई। अब एन हमारे पास 1 है, तो हमारे पास इस वजह से इधर 1 लिखते थे, वरना ये होगा एन और ये होगा एन, यहाँ पे भी एन होगा। ठीक है, अभी हम इसी वजह से हम 2 पाई एन ओवर टी करेंगे। अब इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ फर्दर, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी। अब इधर से हम क्या करते हैं कि हम n को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू डब्ल्यू टी ओवर 2 पाई। ठीक है, w हमारे पास क्या है, w हमारे पास ओमेगा 4.49 इंटू टी हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड में होते हैं, अब हमें सेकंड में चाहिए, हमें मिनट में चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ फर्दर सॉल्व, इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये हमारे पास आ रहा है n इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है 42.898। अगर मैं इसको, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए, तो नंबर इतने तो नहीं होते कि 42.898 हो, या नंबर होगा 42 या नंबर होगा 43। अब ये राउंड अप होगा कि ठीक है, ये राउंड डाउन नहीं होगा, राउंड अप होगा, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फिगर्स ज़्यादा आ रहे हैं, मोर देन 5 है, और मोर देन 5 क्या, क्लोजर टू 43 है, इस वजह से हम इसको लिख देंगे 43। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न 43 आ रही है हमारे पास। ठीक है, एंड नाउ द प्लेट बी इज कवर्ड व्हेन स्टेशनरी विद मड। ठीक है, मड मतलब मट्टी। ठीक है, suggest and explain whether the mud near the edge of the plate or near the center will first leave the plate as angular speed of plate is slowly increased। वैसे अगर आप इसे डेली लाइफ के तौर पे एज्यूम करके भी देखें ना, तो आपको इधर से आंसर तो पता लग जाएगा। डेली लाइफ, पहले आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, पहले आप उसको डेली लाइफ के ऊपर उसको अपने दिमाग में प्रैक्टिकल करने की कोशिश किया करें, तो आपको समझ आएगा कि भी है क्या, फिर उसको फिजिकल तरीके से, सॉरी फिजिक्स के टर्म में एक्सप्लेन किया करें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मिट्टी पड़ी है, एक हमने मिट्टी का क्या होता है थोड़ा सा जमा करके यहाँ पे डाली है, एक हमने यहाँ पे डाली है। अब आप बताएं, जब हम इसको घुमाएंगे तो कौन सी पहले बाहर जाएगी, ये बाहर जाएगी या ये बाहर जाएगी, जाहिर सी बात है ये बाहर जाएगी ना। तो हम लिखेंगे, अच्छा अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों, हम लिखेंगे एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, एंगुलर स्पीड इंक्रीज कर रही है, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर इंक्रीज करेगा तो एफ सी भी इंक्रीज करेगा। जब एफ सी इंक्रीज करेगा तो ज़्यादा रेडियस के ऊपर
क्या होता है हमारे पास, क्योंकि एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के इक्वल, ठीक है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर भी हमारे पास जितना ज़्यादा आर होगा उतनी ज़्यादा उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी और वो ज़्यादा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेज, सो बिकॉज क्या था हमारे पास ये जो ये एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग, सो हमारे पास क्या होगा, सो क्या होता है, मड नेयर द एजेस फ्लाइज ऑफ फर्स्ट, near the edges flies of first, क्योंकि रेडियस उसका ज़्यादा है, ठीक है, रेडियस उसका ज़्यादा है इस वजह से। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वो है विद रेफरेंस टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मैंने आपको इधर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान में क्या इनका वो रिलेशनशिप है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with constant velocity नहीं constant speed and its acceleration is perpendicular to the velocity। जब भी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट और उसकी एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर होगी उसकी वेलोसिटी के, तब हमारे पास सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है, तब हमारे पास आ जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब टू कार्स आर मूविंग अराउंड अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, वन कार फॉलोज पाथ एक्स एंड अदर कार फॉलो पाथ वाई एज शोन इन फिगर 1.1, ठीक है। अब ये इसकी स्टार्टिंग लाइन है और फिनिश लाइन भी वही है, जाहिर सी बात है घूम के उधर ही आएगी, ठीक है। नाउ अब वो क्या पूछ रहा है, द रेडियस ऑफ एक्स इज 318, ठीक है, एंड पाथ वाई इज पैरेलल टू एंड 27 सेंटीमीटर आउटसाइड। अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये भी 27 सेंटीमीटर मजीद हो गया, तो बोथ कार एक्स एंड, अच्छा ये एक्स यहाँ पे मूव करेगी और वाई इधर मूव करेगी, both car F and X have mass 790 kg. The maximum lateral sideways frictional force F that cars can experience without sliding the same for both car. Without sliding is same for the both car. The maximum speed at which car on the path X can move around the ट्रैक विदाउट स्लाइडिंग इज 94 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये उसने हमें मैक्सिमम स्पीड दे दिया है कि वो इतने स्पीड के साथ हमारे ट्रैक पे रहेगी और स्लाइड नहीं करेगी, इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो कार क्या कहते हैं हमारी ज़बान में उसको कहते हैं कि कार खिसकती चली जाएगी, ठीक है, कार घसीटती हुई बाहर निकल जाएगी पाथ से, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट इसकी हमें एफ निकालो, इसी स्पीड की हमारे पास एफ निकालो क्या होगा, तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है एम वी स्क्वायर ओवर आर है, क्योंकि हमें स्पीड पता है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एफ इज इक्वल टू एम हमारे पास क्या है 790 बोथ कार और वी हमारे पास क्या है 94 का स्क्वायर, ठीक है, और आर हमारे पास क्या है, आर हमें उसने बता दिया था, आर हमारे पास पाथ एक्स का 318 है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ 790 इंटू 94 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 318, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 21951। इसको मैं ना राउंड अप कर देता हूँ क्योंकि राउंड अप होगा, तो ये हो जाएगा 22000, ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा इधर। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। द बोथ कार मूव अराउंड द ट्रैक, ईच कार हैज मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन मूव विदाउट स्लाइडिंग,
Complete the table 1.1 by placing one tick in each row to indicate how the quantity indicated for the car on the path y compare with the car on the path x। ठीक है, ये सारी उसने क्वांटिटीज दी हुई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैक्सिमम स्पीड, टाइम टेकन फॉर वन लैप ऑफ द ट्रैक। अब देखें, अब आपके पास क्या होगा, एक तो हमारे पास y लेस देन एक्स, y सेम एज एक्स, y ग्रेटर देन एक्स। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या होंगे। हमने जो भी हमें सही लगेगा उसमें हमने टिक प्लेस करना पड़ेगा। पहले तो वो पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों, अब इसका क्या होगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास अब इसकी पहले तो हम देख लेते हैं। उसने हमें कहा था कि मास दोनों का सेम है, ठीक है, मास दोनों का सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी इन दोनों की सेम होगी क्योंकि सेम सेंटर है, इस वजह से इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम होगी। ठीक है, क्या इसकी पहले वाले की इसकी क्या रीजन है, हमारे पास एफ सी एंड मास विल बी सेम फॉर दी बोथ कार्स। ठीक है, हमारे पास एफ सी और मास जो है वो दोनों कार का सेम होगा, इस वजह से वाई सेम एज एक्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज मैक्सिमम स्पीड। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, पहले तो ये देख लेते हैं कि पहले कार वन का एफ सी और दूसरे की भी एफ सी दोनों का सेम है, तो एम बी स्क्वायर ओवर आर और एम बी स्क्वायर ओवर आर, एम बी स्क्वायर ओवर आर, आर बी से सॉरी आर सेम नहीं है, एम सेम है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर ओवर आर का डायरेक्टली एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, मतलब वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब हमारे पास क्या है, वाई जो है, वाई का आर जो है वो बड़ा है, वाई का हमारे पास देखें आर बड़ा है, हमारे पास 318 प्लस 227 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास आर बड़ा है, इस वजह से हमारे पास मैक्सिमम स्पीड भी इसकी ज़्यादा होगी स्लाइड ऑफ करने से पहले की। ठीक है, जब जाहिर सी बात है, अब हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू सॉरी एस इज इक्वल टू यू टी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये काइनेमेटिक्स नहीं है, ये सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पे पता है क्या लगेगा, इधर लगेगा एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, यस ओमेगा स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या है, एम आर ओमेगा, अब हमारे पास 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास 2 पाई तो स्क्वायर, अब ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास f क्या है, सेम है, इसको हम जब इधर भेजेंगे हमारे पास m भी सेम है, f भी सेम है, तो हमारे पास टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा। 4 पाई स्क्वायर तो वैसे भी कांस्टेंट है। ठीक है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो जितना ज़्यादा r है उतना ज़्यादा हमारा टाइम टेकन फॉर द वन लैप होगा, इस वजह से हम इसमें अपना टिक प्लेस कर देंगे। ठीक है, बाकी टिक को हटा दो। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, शुक्र है। व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। सो व्हाट इज मेंट बाय द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, ये मैंने जो कल मैंने लेक्चर दिया उसमें भी मैंने एक बात यहीं पे बतानी थी कि वो मैंने गलती से वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वो उसको फ्लो में एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया था, ये तो ये लीनियर वेलोसिटी है। इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको क्यों, क्योंकि देखें आप सर्कल में क्या होता है, सर्कुलर में हमारे पास परपेंडिकुलर टू दी हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन के वेलोसिटी होती है, तो जितना रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा होता है, वेलोसिटी लीनियर होती है। ठीक है, ये वेलोसिटी लीनियर है हमारी, तो इसके हमारे पास चेंज को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यही चेंज हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का है, मैंने गलती से एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया था, तो जब उधर फ्लो में एंगुलर चीजें आ रही थी तो मैंने उधर एंगुलर लिख दिया था, हालांकि वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ये मैं आपको बता दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि एट अ पॉइंट लीनियर वेलोसिटी ही एक्ट कर रही होती है, जो कि परपेंडिकुलर टू दी एक्सेलरेशन होती है। एन अनपावर्ड, अच्छा ये अनपावर्ड कार टॉय है, मतलब इसके ऊपर कोई पावर नहीं लग रही जो भाई इसको पूरा ये सर्कुलर पाथ घुमा दे। ठीक है, the track contain a vertical circular loop which in which around which car travel as shown in figure 1.1। ठीक है, the mass of the car is 230 gram and the diameter of the car and the diameter of loop is 62, तो मतलब इसका एक जो रेडियस होगा वो क्या होगा, 31 सेंटीमीटर। ठीक है, assume that resistive force acting on the car are negligible। ठीक है, state what happened to the magnitude of centripetal acceleration of the car
as it move from the loop from around sorry as it move around the loop from x to y। इसका सिंपल सा आंसर है, इसके ऊपर कोई ये इसने कहा है कि अनपावर टॉय है। ठीक है, आप जब खुद भी अगर किसी ऑफ रोड क्या होता है माउंटेन्स में जाते हैं, तो आप जब ये क्या होता है पी की चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं, तो आपका क्या होता है वेलोसिटी कम हो रही होती है, स्पीड कम हो रही होती है। तो इधर भी इसका लीनियर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, इधर लीनियर वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या होगा हमारे पास इट डिक्रीजेस डिक्रीजेस। एक्सप्लेन इफ द कार रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक। अच्छा, इफ द कार रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद ट्रैक, अब ये कह रहा है कि कार ट्रैक के साथ कॉन्टैक्ट में है। वाई द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट पॉइंट वाई मस्ट बी ग्रेटर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने आपको एक बात बताई तो थी कि अगर हमारे पास ए हमारे पास जो है एक्सेलरेशन है इसकी ग्रेटर देन 9.81 होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ग्रेटर देन वेट। ठीक है, और इसी चीज़ को हमें इसी चीज़ की ज़रूरत होती है ताकि हमारा सर्कुलर पाथ ट्रेवल को फॉलो कर सके रेदर देन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करने के बजाय सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सके। तो मैं लिख देता हूँ इधर। तो इसका आंसर अब यही है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 9.81। मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अभी देनी है, मैंने क्या आंसर लिख लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझा सकूँ। अगर हमारे पास इसकी क्या होता है 9.81 होगी, तो एफ सी विल बी ग्रेटर देन वेट। जाहिर सी बात है वो वेट से ग्रेटर होगी, क्योंकि 9.81 से ही बड़ा है हमारे पास एक्सेलरेशन। और यही चीज़ हमें रिक्वायर करती है कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें जो इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल टू दी सरफेस। एज इज रिक्वायर कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम द ट्रैक टू फॉलो दी सर्कुलर पाथ। ये मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करवाने के लिए हमारे पास ग्रेटर देन 9.81 होनी चाहिए। अगर हमारे पास 9.81 से स्मॉलर होगी, तो क्या होगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमें चाहिए होती है ट्रैक पर, ताकि वो सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करवा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है। The initial speed of the car in B move along the track is initial speed उसकी कितनी है 3.8 मीटर पर सेकेंड। Determine whether the car is in contact with the track at point Y, show your working। अब हमने ये करवाना है कि ये गिरेगी नहीं, या ये पॉइंट Y पे तो जाएगी, या ये गिर सकती है, या ये मूव करने लग जाएगी। तो हमने यही बात शो करवानी है। अब हमारे पास क्या है, हमने एट पॉइंट Y पे देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए होगी पहले इसकी, क्योंकि हमारे पास क्या है हमने निकालना होगा एक्सेलरेशन। हमने देखनी होगी कि ये 9.81 से बिगर है या स्मॉलर है। अगर स्मॉलर होगी तो गिर जाएगी, बिगर होगी तो रहेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं वी स्क्वायर ओवर आर हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, हम इसमें वी स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वी स्क्वायर नहीं है, ये वी स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है। हम अगर अब पॉइंट आए एट पॉइंट वाई हमारे पास क्या होगी, इसकी जो हमारे पास एनर्जी इस जगह पे होगी वो इक्वल टू इस जगह पे एनर्जी होगी। तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी है, एक तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इधर स्पीड भी तो होगी, प्लस इधर हमारे पास क्या है mgh वाली एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 है। ठीक है, तो हम इसी हमको लिख लेंगे वन, ये क्या आता है हम लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट y प्लस काइनेटिक एनर्जी एट y इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट x। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट y हमें काइनेटिक एनर्जी एट y हमें चाहिए क्योंकि हमें इधर ही की स्पीड चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट की स्पीड चाहिए, ना कि इस पॉइंट, ये है x की जगह पे की स्पीड। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, हम हमारा ये इधर लिख लेते हैं 1/2 एम वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल माइनस हो जाएगा माइनस एम जी एच एच। ठीक है, ना ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास एच क्या है, एच हमारे पास है उसने हमें दिया हुआ था 62 सेंटीमीटर दिया हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ जी, 62 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो वो हाइट भी होगी। तो अब हम इसमें वी वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेते हैं। इधर जाके 2 सारों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 2 इंटू टू कैंसिल हो जाएगा। वी एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या है 3.8 स्क्वायर माइनस
2 इंटू, क्योंकि 2 इधर जाके भी मल्टीप्लाई करवाएगा ना, तो 2 इंटू 9.81 इंटू 0.62, क्योंकि 62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 0.62 होता है। तो वी वाई स्क्वायर हमारे पास फर्दर मैं ज़रा सॉल्व कर लेता हूँ इसे। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास, इसका वी वाई हमारे पास आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब मैं लगाऊंगा इसमें ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो मैं ये लिख लूँगा 1.5 का स्क्वायर ओवर 0.31 लिख लूँगा। तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.31, ये आ रहा है मेरे पास 7.258 यानी कि 7.3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सिंस ए इज, ये 7.3 इज स्मॉलर देन 9.81, सो ये कांटेक्ट में रही नहीं रहेगी, सो नॉट इन कांटेक्ट, तो नॉट इन कांटेक्ट। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये क्या है, सजेस्ट विद अ रीजन बट विदाउट कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन नहीं बतानी। विदर योर कंक्लूजन इन सी वुड बी डिफरेंट फॉर अ कार ऑफ मास 460 ग्राम मूविंग विद द सेम इनिशियल स्पीड। अब यानी कि उसने मास उसका पहले कितने दिया था, 230 ग्राम, अब उसने मास क्या कर दिया, डबल कर दिया है। लेकिन हमने ये देखा, हमने मास को तो कैंसिल कर दिया था, मास इधर कैंसिल हो गया था, मास कैंसिल हो गया था ना, तो इस वजह से हमारे पास इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे मास इज कैंसल्ड आउट, मास इज कैंसल्ड आउट इन इक्वेशन, सो मेक नो डिफरेंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम अगला चैप्टर ग्रेविटेशन के ऊपर बनाएंगे।